देखो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनसीआर दिल्ली की तर्ज पर एससीआर बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो अच्छा, हमारी एनसीआर की फुल फॉर्म पता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, अब एनसीआर में आता क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनसीआर। जैसे कल हमने जब पढ़ा था तो हम हरियाणा में पढ़ रहे थे कि दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ समवेयर अराउंड इस तरह से। तो अब जो दिल्ली है ये उसका मेन सेंटर है, मतलब ये पूरा दिल्ली का रीजन है। दिल्ली के आसपास का जो रीजन है उसको डेवलप्ड करना, दिल्ली तो कोर में है, ठीक है, और उसकी दिल्ली की वजह से जो ये आसपास का जो रीजन है वो डेवलप्ड हो रहा है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इसमें आ जाएगा गाजियाबाद, ठीक है, यहाँ नोएडा, फरीदाबाद फरीदाबाद और यहाँ गुरुग्राम। देखो गुरुग्राम अपने आप पे एक पूरा रीजन है, मतलब दिस इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिल्ली बट समवेयर दिल्ली, क्योंकि जो रैपिड ट्रेन है वो इसकी वजह से। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज होती है, ट्रांसपोर्ट। अगर हम किसी भी रीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छा कर देते हैं तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे गाजियाबाद से यहाँ तक मेट्रो अब कनेक्ट कर दी गई है दिल्ली में, तो यहाँ के लोगों को अब वहां जाके रुकना नहीं पड़ेगा, वो गाजियाबाद में ही स्टे करेंगे और वो यहाँ से डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं विया मेट्रो, है ना, ट्रैवल कर लेते हैं। कोई भी चीज अगर उन्हें भेजनी है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि नोएडा तो सिटी सेंटर बन गया, ये भी दिल्ली को कनेक्ट करता है, रैपिड ट्रेन है ये भी यहाँ से दिल्ली को कनेक्ट करती है। अब कौन सी आ रही है, अब ये मेरठ वाली आ रही है, ठीक है, अब ये मेरठ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से और ये दिल्ली को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक वे ऑफ प्लान होता है जिससे कि अगर दिल्ली डेवलप्ड है तो फिर इसके आसपास की ये रीजन भी बेटा फ्लरिश है ना, ये भी डेवलप्ड है। अब मेरठ तक जाएगी ये मेट्रो, फिर उसके बाद ये प्लान पूरा मुजफ्फरनगर तक है। और अगर हम इधर की बात करें, देखो मैप में तो तुम्हें मैं नहीं बता पाऊंगी, पर अगर तुम वो कर पाओ तो इस साइड दिल्ली के क्या है, हरियाणा के राजस्थान, ठीक है। तो फिर एक प्लान ये भी है कि अलवर और अलवर से जयपुर, तो ये कनेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये प्लान प्रपोज्ड है, ये तो बन गया, अब इस पे काम चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तर्ज पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कहा है कि हम स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। स्टेट कैपिटल क्या है कि लखनऊ है, ठीक है। अब लखनऊ है तो लखनऊ के जो मैंने आसपास के रीजन, अगर आप लोग कभी गए हो तो दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज लखनऊ। लखनऊ तो डेवलप्ड है लेकिन आसपास के रीजन जैसे सीतापुर हो गया, गोंडा, ये जो कुछ जिले हैं ये उतने डेवलप्ड नहीं है। तो रिसेंटली योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब हम स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर बनाएंगे, लखनऊ को डेवलप्ड करके और उसके आसपास के रीजन, लखनऊ तो डेवलप्ड है, उसके आसपास के जो रीजन है, फॉर इंस्टेंस इधर सीतापुर हो गया या गोंडा हो गया, इधर ये हो गया वाराणसी, फैजाबाद, ये सारे, तो इनको इतना डेवलप कर देंगे कि स्टेट कैपिटल रीजन में आ जाएगा और फिर पूर्वांचल का भी एक तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी दिस, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, ये सब है हमारे पास वेस्टर्न में, वो हरियाणा में आता है, ठीक है। तो और इधर की तरफ क्या है, सहारनपुर वगैरह, ये उस साइड से ले जाते हैं हिमाचल की तरफ, ठीक है, बट दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज दिस वेस्टर्न यूपीज, है ना। वेस्टर्न यूपी जितना डेवलप्ड है उतना पूर्वांचल या और जो जगह है वो नहीं है। तो पूर्वांचल को डेवलप करने के लिए ये रखा गया है, इसका नाम रखा है इन्होंने स्टेट कैपिटल एससीआर रीजन, ठीक है। लखनऊ को डेवलप कर देंगे और बाकी चीजें डेवलप हो जाएगी। तो ये स्कीम अगर सुनने में आएंगी तो उत्तर प्रदेश इसमें आप लोग लिखोगे, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। अब एक समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी ये हुआ था लखनऊ में और ये फैब में हुआ था। अभी ये भी इस चर्चा में है, इसकी वजह से स्टेट कैपिटल गैरिटरी की वजह से लखनऊ में। और ये कितने में हुआ था, ये हुआ था 10 से 12, मतलब 12 फेब के बीच में, फरवरी के बीच में, 10 से 12 फरवरी के बीच में ये हुआ था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बाहर से, फॉरेन से कंपनीज आई थी, वेदर इट इज यूएसए या जर्मनी, सबसे कंपनी आई थी एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर यूपी।
यूपी के जो भी शहर हैं उनमें वो इन्वेस्ट कर रही है अलग अलग बिजनेस में। तो इसमें लखनऊ को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है। देखो टोटल जो अकाउंट है वो है 3.5 करोड़, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है इस अमाउंट का 6.75% इसे मिल रहा है, 79% मिल रहा है लखनऊ को। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसे मिला है। तो इसी तर्ज पर फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसे स्टेट कैपिटल रीजन में डेवलप्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है, वी हैव रिसोर्सेज। इजीली यूपी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, यूपी या बिहार, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स वहाँ की ऐसी है और दूसरा उनको उतना बेनिफिट, उतना आउटकम उन्हें मिल नहीं पा रहा है। पॉपुलेशन यूपी की बहुत ज़्यादा है तो वो भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मंत्री कौन है। तो अब ये चर्चा में क्यों है पता है आप लोगों को, पता है क्या हुआ है? ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट, एंड दैट इज वेरी अभी हमारी अब तक की हिस्ट्री में सबसे भयानक एक्सीडेंट वही हुआ है। और उसमें सबसे जो डरावनी चीज है वो ये है कि अभी जो भी है हॉस्पिटलाइज भी हैं तो वो टोल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि मैंने कल बताया था, परसों तक था 228 सुनने में आ रहा था, कल सुनने में आ रहा है 288। तो ये 300 तक भी जाएगा, क्योंकि हालत लोगों की सही नहीं है और वहाँ पे अभी भी जारी है राहत कार्य। जिन जिनको हॉस्पिटलाइज किया है वो सब, तो बहुत भयानक तस्वीर है वहाँ की। तो अब अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो फिर जब कोई भी चीज़ होती है तो रादर कि उस चीज़ को हेल्प की जाए, सपोर्ट भेजा जाए, लोग एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टी हैज़ स्टार्टेड ब्लेमिंग बीजेपी गवर्नमेंट और दे आर सीकिंग के इनका अश्विनी वैष्णव जी का रेजिग्नेशन लो। देखो रेजिग्नेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, कि कोई किसी पद पे है और उस समय कोई हादसा हो जा रहा है तो उस पर्सन को फिर वहां से हटा, ठीक है। कल को वो किसी और का भी होगा, वहां पे कोई और मंत्री भी बैठा होगा और ऐसे हादसे होंगे तो देखो दे आर अकाउंटेबल। हम नहीं कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबल नहीं है, बट समवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो फेलियर एक कहीं ना कहीं रहा है ना। टेक्नोलॉजी फेलियर जैसे कि अगर हम बात करें तो एक जो ये कवच है, प्रश्न 4 में मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। कवच एक सिस्टम है, ये इन्होंने लॉन्च किया था साउथ सेंट्रल रेलवे में, ठीक है। और ये 135 डिस्ट्रिक्ट में 135 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चलाया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे। अब कवच क्या है, देखो फॉर इंस्टेंस जो लोको पायलट है ट्रेन का, किसी वजह से वो रेड सिग्नल क्रॉस कर जा रहा है, स्पीड हाई है, रेड सिग्नल भी वो क्रॉस कर गया इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये पहला वो होता है कोच, ठीक है, पहला कोच होता है जिसमें क्या रहता है, इंजन फर्स्ट कोच, इसके बाद बाकी के कोच रहते हैं, ठीक है। तो कवच में क्या है, ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में ये डब्बा अलग हो जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम है, इंजन ही जब अलग हो जाएगा तो ट्रेन की स्पीड अपने आप रुक जाएगी। तो ये जो है इंजन वाला पार्ट कवच टेक में ये अलग हो जाएगा और बाकी के डब्बे सेफ रहेंगे। लेकिन यही बहुत बड़ी चूक रही कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया। जो बालासोर में ट्रेजेडी हुई है वहां पर ये अप्लाई ही नहीं हुआ था, वहां पे 3 ट्रेन आपस में कोलाइड कर गई, ठीक है। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, एक दूसरी एक्सप्रेस थी और एक कार्गो ट्रेन थी जो सामान वगैरह लेकर जाती है, और सबकी स्पीड हाई थी और समहाउ कोई ट्रेन से पटरी से उतर गई और वो कोलाइड कर गई, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, रादर देन ब्लेमिंग, एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी दे रखी है आपको, उस चीज पर काम कीजिए। वार्निंग सिस्टम आप अपना ऐसा बना दीजिए कि इमरजेंसी में वो वार्निंग उनके काम आ जाए और शायद जो लोग गए हैं, ठीक है, उनकी जान बच जाए, जो लोग इसमें डेथ हुई है जिन लोगों की। तो कवच सब साउथ सेंट्रल रेलवे में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं तो वो अपने आप ये क्या करेगा, अपनी इंजन इसका अलग हो जाता है और जिससे कि हादसा बचा जा सकता है। देखो हम 100% सेफ्टी तो ये है कि कहीं नहीं हो सकती, बट कोशिश की जा सकती है कुछ चीजें बढ़ाने की, है ना, कुछ चीजें करने की।
ये चीज है। और सबसे ज्यादा ट्रेन में हमारे यहाँ पर सफर हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये हो गया, कवच हो गया, कवच सुनने में आया तो ये हो गया। अब आएगा मेलिग्योंग प्लस वन, मेलिग्योंग वन सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? देखो अभी तुमने स्पाई सैटेलाइट के बारे में सुना है कभी? स्पाई सैटेलाइट, जासूसी वाले, स्पाई वाले सुने हैं? अभी तुमने ये सुना था, अभी रिसेंट में चाइना का एक बैलून था और वो यूएस के पैसिफिक ओशन के आसपास वो मंडरा रहा था, मतलब बलून था और वो पैसिफिक ओशन के आसपास उन्होंने छोड़ा था। एंड वो करते हैं जासूसी के लिए, व्हाइट कलर का बलून था और वो जापान के बाद आसपास पैसिफिक ओशन में वो कर रहा था स्पाई। तो यूएस ने क्या किया, इसको शूट डाउन करवा दिया। सुना ना तुमने? जो बिदेन ने उसे शूट आउट करवा दिया, उसका बलून था। अब तुम चाइना का कभी भरोसा नहीं कर सकते, बलून व्हाट, उसमें वो क्या करेंगे, बलून वो नॉर्मल बलून तो होगा नहीं, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक टेक्निक है, ये ऐसा ही बलून इंडियन ओशन पे हमारे इंडिया के आसपास भी देखने को मिला था। इनका क्या है, उसमें कैमरा लगा देते हैं, ठीक है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन लाइक कि हमारे रीजन में कहाँ क्या है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं। देखो अनटिल और अनलेस तुम यहाँ पे किसी को भेजोगे नहीं, तब तक तो तुम्हें हमारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक ये जो स्पाई सैटेलाइट वाली जो चीज चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे भी वैसे रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम सुना है? कोई चीज अगर फॉर इंस्टेंस कोई मिसाइल हमारी तरफ भी आ रही है तो रडार उसे डिटेक्ट करके वहीं पे खत्म कर देगी। मीन्स रडार डिटेक्ट करेगी और फिर हम यहाँ से अपना कुछ भी मिसाइल वगैरह छोड़ सकते हैं उस रास्ते में ही अपने से आने तक। तो रडार सिस्टम की तरह ही जो स्पाई सैटेलाइट है, ये इस तरह के होते हैं कि आप दूसरे रीजन की इंफॉर्मेशन बिना उसे पता लगे और बिना उसे शक हुए ले लेंगे। लेकिन यूएस को पता चल गया कि ये हमारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है चाइना, तो फिर उन्होंने वो बलून शूट आउट करा दिया। ऐसे ही उत्तरी कोरिया ने मैलिग्योंग सैटेलाइट फर्स्ट लॉन्च किया है अभी, मैलिग्योंग फर्स्ट, ठीक है, नाम आ सकता है कि मैलिग्योंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया या ये किससे संबंधित है, तो उत्तरी कोरिया से। अब उत्तरी कोरिया में कौन है डिक्टेटर? किम जोंग उन। अब किम जोंग उन का क्या है, वो लॉन्च ही करता रहता है, वो इलॉन मस्क का भाई है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बम हो या कुछ भी हो पैसिफिक ओशन में करता रहता है लॉन्च। अब जब इसने ये स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया तो ये क्रैश हो गया येलो सी में जाकर के, येलो सी है उसके पास, जब जापान और इसके चाइना के पास है येलो सी, वहां पे जाके ये क्रैश हो गया। तो जापान और जो यूएस है वो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि स्पाई सैटेलाइट इन्होंने हमारी इजाजत के बगैर लॉन्च भी कर लिया और फिर वो वहां पे क्रैश हो गया। अब इससे क्या है, देखो दूसरी कंट्री को क्या प्रॉब्लम होती है, पोखरण, पोखरण का नाम सुना है? कभी तुमने पोखरण सुना है नाम? परमाणु मूवी देखी है? पोखरण कब हुआ था ये लॉन्च? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री, ठीक है। और पोखरण हमारे लिए क्यों जरूरी था पता है तुम लोगों को? यस, न्यूक्लियर लॉन्च हमारा, ठीक है। देखो जो उस समय, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान के कोई साइंटिस्ट थे, एपीजे अब्दुल कलाम के कंटेम्प्रेरी है वो, मतलब जैसे हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम है, पाकिस्तान के पास भी एक थे, एक यू खान, याद आ गया मुझे, एक यू खान, ये पाकिस्तान के वो थे साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। अब प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर थे, न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास भी हैं, एक हम ही ऐसे रह गए हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस ऐसी वॉर लाइक कंडीशन आती है, जो चाइना के साथ वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर 1962 और 65 के आसपास, तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन ना आए, और अगर आए तो हम भी उतने कैपेबल हों कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। तो देन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, उन्होंने इन स्पाइट ऑफ यूएस सैंक्शन पोखरण में टेस्ट करने के लिए, न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए परमिशन दे दी थी, ठीक है। और ये हमारे लिए कितना जरूरी था, क्योंकि बेटा देखो हमारे पास, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान है, ठीक है, इधर से चाइना है,
और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी कंट्रीज से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बट यही कंट्रीज हमारी टेरिटरी कैप्चर करना चाहती है, यही कंट्रीज हमें हार्म करना चाहती हैं। ठीक है, तो इनको जवाब देने के लिए इनके अगेंस्ट में हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी पड़ी पोखरण में, और ये हमारा सबसे सफल न्यूक्लियर टेस्ट रहा था। और उसके बाद यूएस की हम पे नजर थी। अगर तुमने मूवी देखी हो तो कंटिन्यूसली वहां पे यूएस का थ्रेट था। यूएस का थ्रेट मीन्स यूएस क्या चाहता है कि इनके पास ना आए ये चीज, है ना। आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, उनको सारी चीजें बता। और इसने AQ खान ने अपने न्यूक्लियर कोड यूएस को बेच दिए थे, फॉरेन कंट्री को बेच दिए थे। ठीक है, तो ये वहां के साइंटिस्ट ऐसे हैं, अपने कोड न्यूक्लियर कोड जो होते हैं वो उन्होंने दूसरी कंट्री को बेच दिए। तो ये अनएथिकल था। और हमारे यहाँ पे उस समय APJ अब्दुल कलाम भी थे, बाकी और भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया, और न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा पहला सफल परीक्षा क्या कह सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट और 1998 में पोखरण में हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या है, जैसे इसने स्पाइस सैटेलाइट किया तो यूएस अनोय हो गया, ये जापान अनोय हो गया। लेकिन बेटा हमारे केस में भी यूएस ने हम पे सैंक्शन लगाने की बात की थी। सैंक्शन मीन्स के आपके यहाँ से हम कुछ लेंगे नहीं, ट्रेड करेंगे तो कुछ चीज इम्पोर्ट करना चाहेंगे वो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या हैवी ड्यूटी लगाएंगे, या फिर ऑयल यहाँ पे हमारे यहाँ इम्पोर्ट नहीं होगा। तो ये काइंड ऑफ सैंक्शन उन्होंने लगाने की बात करी थी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ सैंक्शन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था होगा, आप करो। प्रधानमंत्री देखो, एक ये चीज होती है प्रधानमंत्री साथ है, प्रधानमंत्री साथ है तो फॉरेन पॉलिसी वो संभाल लेगा। अगर हमें सपोर्ट वहां से ही नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम इसमें हो गए न्यूक्लियर सफिशिएंट। लेकिन हम यूज करेंगे या नहीं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, यूज करेंगे नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इसमें देखो ध्यान किस चीज का रखा गया था, अगर तुमने देखो मूवी देखी हो तो रियलिटी भी अलग होती है, लेकिन मूवी भी अगर देखी हो तो उसमें ये था कि रेडिएशन से बचाने के लिए, राजस्थान का में है ये पोखरण। ठीक है, तो रेडिएशन से बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए अंडरग्राउंड किया गया था। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता हो, ताकि उन लोगों को, हम इतने एथिकल हैं कि हम वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बट वो इतने अनएथिकल है कि वो कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था। और याद रखना 98 में हमारा पहला, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये हो गया। और मैं लेंगे अब यूएस का क्या है, रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो इन्होंने कहा कि रशिया से ऑयल मत लो, ऑयल मत लो, सैंक्शन लगा देंगे। तो इन्होंने हम पे भी सैंक्शन लगाने की बात करी और कुछ सैंक्शन लगाए भी कि वहां से ऑयल लेंगे तो ये होगा ये होगा। तो देखो, जब आप अपनी नीड देखते हो तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलेंगे। हमारी कंट्री को नीड है, हमें वहां से मिल रहा है। ठीक है, और जो हमारी पार्टनरशिप है विद रशिया, इट इज अनब्रेकेबल, कि स्टार्टिंग से ही हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएस अपने इसका अलग रहता है, यूएस की पता नहीं स्ट्रैटेजी का पता नहीं चलता। तो यूएस किसकी तरफ है, कभी ये पाकिस्तान का मित्र बन जाता है, कभी ये इंडिया को दिखाता है कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यूएस का कुछ नहीं पता चलता, बट रशिया इज दिस है। तो अब ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये R दिनेश है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, ये एक तरह से सारी इंडस्ट्रीज का क्या करते हैं, उस पर सुपरविजन रहता है इनका, जो कि R दिनेश है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है, ये नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अब ये जो मंदिर है ये किसको डिवोटेड है, लॉर्ड शिवा या फिर भगवान शिव। भगवान शिव। अब प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में गेको की नई प्रजाति कहाँ पाई गई। देखो गेको तुमने सुना है, लिजर्ड, जो लिजर्ड से बड़ी होती हैं, जो हमारे नॉर्मल घर में लिजर्ड रहती है, जो जंगली लिजर्ड की एक प्रजाति है वो गेको होती है। ठीक है, अब जो ये गेको है एक नई प्रजाति पाई गई है, गेको मिजोरमेसिस। एंड ये जो है ये बहुत अजीब सी दिखने वाली है, नई प्रजाति वहां पे खोज हुई है। तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ।
ये छोटा क्रोकोडाइल, हाँ मतलब दिस इज लुक लाइक छोटा क्रोकोडाइल। तो ये एक नई प्रजाति ये मिजोरम के जंगलों में पाई गई है। मिजोरम गेको मिजोरमेसिस, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, गेको मिजोरमेसिस, मिजोरम में पाई गई है तो मिजोरमेसिस इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और ये मिजोरम में पाई गई है, इसका नाम याद रखना। फिर आता है ये फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग, चर्चा में ही से किसी किससे संबंधित है। देखो फोरम, व्हाट इज फोरम शॉपिंग? तुम्हारा कोई केस है और तुम्हारी उस डिस्ट्रिक्ट उस जज जो भी जज है एचसी में या डिस्ट्रिक्ट जज, तो तुम्हारी वहां पे जज से जान पहचान है, तो तुम अपने फेवर में अगर जजमेंट चाहते हो तो तुम उस जज को ही अप्रोच करोगे कि वो पर्टिकुलर जज तुम्हारा केस सुने, ठीक है। उसके पास सुनवाई हो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे फेवर में जजमेंट दे देगा बिकॉज तुम उसके रिलेटिव हो या तुम किसी भी तरह से उसे जानते हो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज अ फोरम शॉपिंग। और हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग जो है ये एक काइंड ऑफ क्राइम है और इनको बंद करना चाहिए, कि लोगों को फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग नहीं करनी चाहिए। मीन्स के वो लोग अपने जो भी उनके फेवरेट न्यायाधीश है उनके पास उन्हें मतलब नहीं जाना चाहिए। दे शुड बी लाइक कि उनको इन चीज़ों से प्रिवेंट करना चाहिए, फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग। ठीक है। अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हमारी कोर्ट का क्या रोल रहता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऐसा कोई केस आ रहा है और तुम फॉर इंस्टेंस यू आर द जज और तुम्हारे पास किसी तुम्हारे रिलेटिव का केस आया है, तो एक प्रिंसिपल है फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग को रोकने का कि तुम उस केस से खुद सुनवाई करने से मना कर दोगे। तुम कह दोगे कि किसी और जज को रेफर कर दोगे, या फिर वो जो बेंच में तुम हो जिसमें 5 लोगों की या 3 लोगों की एक बेंच होती है जजेस की, तो उस बेंच में वो पर्टिकुलर बेंच मना कर देगी कि ये जज इस बेंच से नहीं सुनेंगे बिकॉज ये इनके इन्फ्लुएंस में आ रहा है केस, ठीक है। तो इसे इस तरह से फोरम शॉपिंग या बेंच हंटिंग को रोका जाता है। और देखो सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं, लेकिन इसका एक वे यही है कि तुमने सुना होगा कोई भी केस अगर किसी के रिलेटिव या किसी के इन्फ्लुएंस से है तो वो जज खुद मना कर देते हैं कि हम इसे नहीं सुनेंगे, ठीक है, आप किसी और को रेफर कर दो, ताकि पार्शियलिटी बनी रहे। कैसे? अच्छा, ठीक है। हाल ही में जूना कात्य स्थान किस सभ्यता से संबंधित अवशेष मिले हैं? देखो जूना कात्य में कुछ बर्तन, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता को वो करती हैं डिनोट। और ये कहाँ पर है जूना कात्य? ये है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में। तो जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा था कि लोथल और कुछ जगह हैं जो कि गुजरात में हैं जहां पर ये अवशेष मिले हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जूना कात्या जगह पर भी कुछ अवशेष मिले हैं और वो हड़प्पन सभ्यता से रिलेटेड है। साइट नई नई साइट खोजी जा चुकी हैं और खोजी जा रही हैं जिससे कि हमें इनके बारे में और इंफॉर्मेशन मिल रही है।